हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिरसा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन और हरि बाबा आंदोलन, ये तीन आंदोलन आज हम लोग खत्म करेंगे। और झारखंड में जनजातीय आंदोलन से संबंधित जितने भी अन्य आंदोलन आपके रहे हैं वो सभी आपका प्रीवियस वीडियोज़ में या फिर प्रीवियस क्लास में आपका ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप लोग को मेरे बोलने की स्पीड स्लो लगती है तो आप लोग 1.5 गुना स्पीड करके आप लोग देख सकते हैं। यह क्लास आपका पार्ट 6 है और यह आपका झारखंड में जनजातीय आंदोलन का लास्ट क्लास है। बिरसा आंदोलन या फिर मुंडा उलगुलान यह आपका जनजातीय विद्रोह के टॉपिक का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से आता है और इससे संबंधित मतलब बिरसा आंदोलन से संबंधित कुछ न कुछ चीज़ें जो है लगभग हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। इसका पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है कि बिरसा आंदोलन कब से कब तक चला था, तो 1895 से 1900 तक। और इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहते हैं और उलगुलान का जो अर्थ है वो होता है विद्रोह या फिर महान हलचल। तो ये इसका मीनिंग भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बिरसा मुंडा, मुंडा उलगुलान, उलगुलान का मतलब विद्रोह या फिर महान हलचल, और 1895 से 1900 तक। और यह विद्रोह आपका 19वीं सदी में हुए सभी आदिवासी आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक तथा संगठित आंदोलन था। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि 19वीं सदी में जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए थे उसमें सर्वाधिक व्यापक और संगठित आंदोलन था। इसी प्रकार का एक चीज़ हम लोग कोल विद्रोह में भी पढ़े थे। कोल विद्रोह आपका 1831-32 और आपका कोल विद्रोह जो था वह प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। तो क्वेश्चन का जो प्रकार है वो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि 19वीं सदी का अगर पूछा हो तो आपका आंसर जो है बिरसा आंदोलन होगा। मतलब 19वीं सदी में हुए सर्वाधिक व्यापक तथा संगठित आंदोलन पूछा जाए तो उसका आंसर होगा बिरसा आंदोलन। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक आंदोलन तो उसका आंसर आपका हो जाएगा कोल विद्रोह। तो ये दो डाउटफुल चीज़ें जो है आप लोग देख लीजिएगा। सेम टू सेम आपका नारा में भी इसी तरह का था। चुआर विद्रोह में जो नारा दिया गया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। और संथाल विद्रोह में कहा गया था अपना देश अपना राज। तो वो चीज़ जो है हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। और आज के समय में जो इस क्लास में जो कन्फ्यूजिंग वाला चीज़ है वो है आपका कि अगर पूछा जाए प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक आंदोलन तो आपका आंसर होगा कोल विद्रोह। लेकिन अगर पूछा जाए 19वीं सदी में हुए सर्वाधिक व्यापक तथा संगठित आंदोलन तो आपका आंसर हो जाएगा बिरसा आंदोलन। अगर इस आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप की बात करें तो वो सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन जो है राजनीतिक होता चला गया। और ये आंदोलन आपका राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक ये तीनों उद्देश्यों से प्रेरित था। अगर हम लोग राजनीतिक का बात करें तो इसमें स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करने की बात कही गई थी। अगर धार्मिक की बात करें तो ईसाई मुंडाओं को वापस अपने धर्म में लाना, मतलब बहुत सारे मुंडा जो थे वो आपके ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो उन्हीं को वापस से अपने धर्म में लाने का भी उद्देश्य था। और आर्थिक इस बात से आप समझ सकते हैं कि मुंडाओं की ज़मीन पर पुनः अधिकार स्थापित करना इनका एक उद्देश्य में था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बिरसा आंदोलन जो था या फिर मुंडा उलगुलान वो आपका राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक ये तीनों से प्रेरित था। इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण है उसको हम लोग देखते हैं। इस आंदोलन का कारण में सबसे पहला कारण है आपका खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी। दूसरा कारण है आपका मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन। तीसरा कारण है आपका मुंडाओं की समस्या के प्रति अदालतों की उदासीनता। तो ये अदालतों की उदासीनता आप लगभग सभी आंदोलन में देख चुके हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, इसके लागू होने के साथ ही जो वहाँ के आदिवासी थे उनके जीवन निर्वाह के साधनों पर संकट आ गया था। आदिवासी लोग जो है मुख्यतः जंगल में पाए जाने वाले वनोत्पादों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून 1894 में लागू हुआ तो सबसे पहले आदिवासियों से उनका जो जीवन निर्वाह का जो साधन था, मतलब जो वन था,
वो उनसे छीन लिया गया। तो ये आपका एक प्रमुख कारण है मुंडा उलगुलान का। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बिरसा मुंडा के सहयोगी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेनापति जो थे वो गया मुंडा थे, धार्मिक व सामाजिक शाखा प्रमुख जो है सोमा मुंडा, और राजनीतिक शाखा प्रमुख दोंका मुंडा। ये तीनों नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये तीनों नाम जो है आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना होगा। अब सेनापति गया मुंडा, इसको आप ये तीनों को ही आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। सेनापति जो है वो हमेशा क्या करते हैं, युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, तो जाना मतलब गया, तो गया मुंडा। राजनीति में क्या होता है आपका, धोखाधड़ी होता है, तो दोका मुंडा। और धार्मिक व सामाजिक शाखा प्रमुख, तो धार्मिक के साथ ही सामाजिक आपका आ जाएगा, और सामाजिक सोमा। तो इस तरह से हम लोग इन तीनों ही नाम को याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो सेनापति युद्ध लड़ने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो गया मुंडा। राजनीति में धोखाधड़ी ज़्यादा होता है, तो दोंका मुंडा। और धार्मिक व सामाजिक शाखा प्रमुख, तो सामाजिक सोमा, तो सोमा मुंडा। तो इस तरह से आप इन तीनों को याद रख सकते हैं। बिरसा मुंडा ने 1895 में, देखिए ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1895 में, और ये प्रारंभ में कैसा था आपका, धार्मिक आंदोलन था। तो शुरू में बिरसा मुंडा जो है सिंगबोंगा धर्म का प्रतिपादन करते हुए लोगों को धार्मिक स्तर पर संगठित करने का प्रयास किया। यहाँ पे बोंगा का मतलब होता है देवता, और सिंगबोंगा का मतलब होता है प्रमुख देवता। तो बिरसा मुंडा जी का बोलना था कि विभिन्न देवताओं के स्थान पर, मतलब विभिन्न बोंगाओं के स्थान पर सिर्फ जो इनके प्रमुख देवता है सिंगबोंगा, इनकी आराधना की जाए। मतलब सिंगबोंगा की आराधना पर ये जोर दिए और खुद को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, खुद को सिंगबोंगा का दूत बिरसा मुंडा ने घोषित किया था। और बिरसा मुंडा जी के द्वारा ये भी बात कही जाती रही कि सिंगबोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की चमत्कारिक शक्ति प्राप्त है। तो ये सभी बातें जो है बिरसा मुंडा जी कहते थे, और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, लोगों को संगठित करना। क्योंकि लोग जब तक संगठित होंगे नहीं, तब तक किसी भी आंदोलन को व्यापक रूप नहीं दिया जा सकता। उस समय के लोग काफ़ी रिलीजियस होते थे और इन बातों से काफ़ी प्रभावित भी हुए, और लोग जो है संगठित भी हुए, जिसके कारण यह एक व्यापक आंदोलन के रूप में उभरा। तो इस तरह से अगर देखें तो इस विद्रोह का जो प्रमुख उद्देश्य रहा शुरुआती समय में, सिंगबोंगा देवता की आराधना एवं उनके प्रति समर्पण के रूप में एकेश्वरवाद का विकास। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की पूजा। और अगर हम लोग जब जेपीएससी मेंस को पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग ये चीज़ समझ सकेंगे कि इन सभी के पीछे बिरसा मुंडा जी का जो मेन उद्देश्य था वो लोगों को संगठित करना था, ताकि एक विशाल आंदोलन चलाया जा सके। बिरसा आंदोलन का जो मुख्यालय था वो आपका खूंटी था, खूंटी जिला। और बिरसा मुंडा जी का जो जन्म हुआ था वह खूंटी के उलीहातू में हुआ था। बिरसा मुंडा आंदोलन के समय जो रांची के उपायुक्त थे, मतलब डीसी स्ट्रेटफील्ड थे। और इन चीज़ों का भी याद किए, सेनापति, सेना जो है इधर उधर जाता है, या फिर सेनापति जो है युद्ध करने के लिए इधर उधर जाता है। जाना मतलब जाना का ही आपका V2 है गया, तो गया मुंडा। राजनीतिक शाखा प्रमुख, राजनीति में क्या होता है, बहुत सारा धोखाधड़ी होता है, तो दोंका मुंडा। और सामाजिक शाखा प्रमुख, सामाजिक, तो सोमा मुंडा। इस तरह से आप इसे याद रख लीजिए। इस विद्रोह का जो प्रमुख गीत था वह था कटोंग बाबा कटोंग। तो ये लाइन भी आपको याद रखना होगा। विद्रोह के दौरान अबुआ राज का नारा दिया गया, मतलब अपना राज। और बिरसा को पकड़वाने वाला व्यक्ति वीर सिंह महली, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। वीर सिंह महली जो है वह बिरसा मुंडा जी को पकड़वाया था। बिरसा मुंडा जी की पत्नी का नाम मनकी मुंडा। प्रमुख गीत कटोंग बाबा कटोंग। और जो इस आंदोलन के दौरान जो ऐलान किया गया था वो था अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू। तो ये लाइन आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है कि किस आंदोलन के दौरान ये लाइन बोला गया था। तो देख लीजिए आप इसको। इसका मतलब होता है अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है तथा महारानी का राज समाप्त हो गया है।
ये मीनिंग भी आप ज़रूर देख लीजिए, हो सकता है एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। बिरसा मुंडा जी को 2 बार डोरंडा जेल जाना पड़ा था इस आंदोलन के दौरान। तो पहली बार जब वो गए थे तो वो समय था आपका 1895 से 1897, 2 साल रहे थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था। और इनको गिरफ्तार करने वाले जो अधिकारी थे वो मेयर्स थे। तो ये नाम भी आपका पूछा गया है कि मेयर्स जो है वो बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार करते हैं पहली बार, और वो 1895 से लेकर 1897 मतलब 2 साल जो है वो डोरंडा जेल में रहते हैं। डोरंडा आपका रांची में ही है। और दूसरी बार जब जेल जाते हैं 1900 में, और उसी समय उनका जो है जेल में ही मृत्यु हो जाती है। उस समय जेल में बहुत ही ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी, तो उनकी मृत्यु तो संभव है कि यातनाओं के कारण ही हुई होगी, लेकिन ऑन पेपर अगर आप देखें तो कहा जाता है कि उनकी मृत्यु जो है वो हैजा रोग से हुई है। और आपको एग्ज़ाम में भी हैजा रोग पे ही टिक करना है। पहली बार जो गिरफ्तार हुए थे 30 नवंबर 1897, मतलब गिरफ्तार हुए थे 1895 में और 97 में वो रिहा हुए थे। तो उस समय जो वह समय था वो हीरक जयंती चल रही थी, किसका? तो महारानी विक्टोरिया की। तो महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा जी को रिहा कर दिया गया था। कौन गिरफ्तार किए था? तो मेयर्स। और जैसे ही बिरसा मुंडा रिहा होते हैं वे गांव-गांव घूमकर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और संगठित करना शुरू करते हैं। साथ ही साथ लोगों को हथियारबंद करना भी प्रारंभ करते हैं। हथियारबंद मतलब हथियार भी देते हैं। जेल से छूटने के तुरंत बाद 1897 में अपने 400 सहयोगियों के साथ खूंटी थाना पर हमला करते हैं। 1898 में एक विद्रोह होता है, एक लड़ाई होती है मुंडा विद्रोहियों और अंग्रेजी सेना के बीच तजना नदी के किनारे। तजना नदी में आपका असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो तजना नदी के किनारे आपका मुंडा विद्रोहियों और अंग्रेजी सेना के बीच में युद्ध होता है 1898 में, जिसमें अंग्रेजों की हार होती है। 1899 में डोम्बारी बुरू में एक सभा आयोजित की जाती है बिरसा मुंडा के द्वारा, और इसी सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का ऐलान किया जाता है तथा 25 दिसंबर 1899 को वास्तविक रूप से विद्रोह जो है वो आपका प्रारंभ हो जाता है। और ये घोषणा की जाती है कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो ये आप लाइन जो है एक बार दो बार इसको पढ़ के ज़रूर रखेंगे, और ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि कौन से आंदोलन के दौरान ये बात कही गई थी। दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों को ईसाइयों से भी काफ़ी चिढ़ थी, क्योंकि ईसाई जो है सिर्फ इनका धर्म परिवर्तन करवाते थे, ईसाई मिशनरी, और इनको किसी भी प्रकार के सहायता नहीं की। तो ईसाई लोगों के बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों का सहायता नहीं करने के कारण बिरसा मुंडा और उनके जो अनुयायी थे ईसाई मिशनरियों से काफ़ी रुष्ट थे, जिसके कारण उनके अनुयायियों ने आक्रामकता दिखाते हुए गिरजाघरों में आग लगाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक अच्छी बात रही कि देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने इस आंदोलन का समर्थन किया, और इसके संबंध में जितने भी समाचार होते थे सभी का प्रकाशन होता था, जिसमें से एक समाचार पत्र जो है आपका बंगाली, जो कि आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा संपादन किया जाता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली नामक समाचार पत्र, ये आप जरूर याद रखिएगा, बंगाली। और 1900 ईस्वी में डोम्बारी पहाड़ी, जो कि आपका डोम्बारी बुरू ऊपर में पढ़े, डोम्बारी पहाड़ी कह ले चाहे डोम्बारी बुरू पहाड़ी कह ले, ये आपका खूंटी ज़िले में ही है। तो यहाँ पे सेल रकब पहाड़ी पर स्थित पुलिस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फॉरबेस और स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों पर जालियांवाला बाग की तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की एवं विद्रोहियों को पराजित किया। तो यहाँ पे इतना नहीं पढ़ना है, आप ये बस याद रखिए कि झारखंड का जालियांवाला बाग जो है किसे कहा जाता है? तो डोम्बारी पहाड़ी को कहा जाता है। क्यों? तो इस पहाड़ी पर मतलब इसको सेल रकब पहाड़ी भी बोलते हैं, जो कि आपका खूंटी जिले में है।
तो यहाँ पे 1900 ईस्वी में बिरसा के विद्रोहियों ने जब पुलिस पर हमला किया तो अंग्रेज अधिकारी फोर्बेस और स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों को बिल्कुल जालियांवाला बाग की तर्ज में भयंकर गोलीबारी करते हुए मौत के घाट उतार देता है। और इसमें जो बिरसा मुंडा के अनुयायी थे उनका पराजय होता है। तो डायरेक्ट यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड का जालियांवाला बाग किसे कहा जाता है, तो डोम्बारी बुरू पहाड़ी। बिरसा मुंडा जी को पकड़वाने के लिए अंग्रेज़ों ने 500 रुपये का इनाम रखा था। ये इनाम की राशि भी आपको याद रखना है। जो मुखबिर थे वो वीर सिंह माहली, इसी के मुखबरी के कारण बिरसा मुंडा जी पकड़े गए थे। कहाँ से पकड़े गए थे, तो चक्रधरपुर आपका वेस्ट सिंहभूम में है। चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल चक्रधरपुर में सोते समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था 3 फरवरी 1900 को। तो 3 फरवरी 1900 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इनाम की राशि 500 रुपये याद रखना है। वीर सिंह महली जो मुखबरी किया था उसका नाम याद रखना है। कौन सा जंगल में पकड़े गए थे, तो जमकोपाई जंगल, और ये है कहाँ पे, तो चक्रधरपुर। और चक्रधरपुर कहाँ है आपका, वेस्ट सिंहभूम में। तो यहाँ पे बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया गया था 3 फरवरी 1900 को, और इनकी डेथ होती है रांची जेल में 9 जून 1900 को। हैजा नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे जो है ये लाइन आपका इम्पोर्टेंट नहीं है कि 300 मुंडा विद्रोहियों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया, जिसमें 3 को फांसी दी गई, 44 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और 47 लोगों को कड़ी सज़ा दी गई। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ याद रख सकते हैं, 300 मुंडा विद्रोहियों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया था और बिरसा मुंडा जी की पत्नी मनकी मुंडा को 2 वर्ष जेल की सज़ा सुनाई गई थी। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 में गुमला को और 1903 में खूंटी को 2 अलग अनुमंडल बनाया गया और यहाँ पे नए न्यायालय की स्थापना की गई। साथ ही साथ रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया और बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। तो बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये आपका 4 चीज़ें देखने को मिलती है कि रांची जिले का सर्वेक्षण, बेगारी पर प्रतिबंध, 1902 में गुमला को अनुमंडल बनाया गया, 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया और यहाँ पे नए न्यायालय की भी स्थापना की गई। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपका 11 नवंबर 1908 में, मतलब इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट मतलब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और JPSC के लिए CNT एक्ट जो है आपको पढ़ना होगा अलग से, जबकि JSSC CGL में आपको CNT एक्ट जो है अलग से नहीं पढ़ना है। तो CNT एक्ट 11 नवंबर 1908 और इस कानून के तहत जो सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था थी मुंडाओं की, जिसको हम लोग खुटकट्टी कहते हैं, इसको पुनः लागू किया गया तथा बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध के साथ साथ लगान की दरों में भी कमी की गई। तो बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध मतलब बेगारी पर प्रतिबंध किया गया। और देखिए बेगारी अलग चीज़ है और बंधुआ मजदूर अलग चीज़ है। बेगारी का मतलब होता है काम के बदले किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना, जबकि बंधुआ मजदूरी है कि एक बार जिसको बंधुआ मजदूर जो है वो ऋण को चुकाने के बदले ऋण दाता के लिए काम करता है, तो वो है आपका बंधुआ मजदूरी। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो लगान की दर थी उस पर भी कमी लाई गई। बिरसा मुंडा के आंदोलन अपने मूल उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना करना, इसको पाने में असफल रहा, लेकिन इसने पृथक झारखंड के निर्माण हेतु आधारशिला तय कर दी। अब हम लोग पढ़ेंगे ताना भगत या फिर टाना भगत आंदोलन, जो कि आपका 1914 में जतरा उराव या फिर जतरा भगत के नेतृत्व में चलाई गई और जो लोकेशन है वो आपका गुमला जिला। तो गुमला में जतरा भगत या फिर जतरा उराव के नेतृत्व में 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन चालू किया गया।
इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार किसको माना जाता है, तो ताना भगत आंदोलन का। इसमें ये एक संस्कृतिकरण आंदोलन था जिसमें एकेश्वरवाद, मुंडा आंदोलन में भी, बिरसा मुंडा आंदोलन में भी एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया, और यहाँ पे मांस मदिरा का त्याग और आदिवासी नृत्य पर पाबंदी, झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया। तो ये सब आपको याद रखना होगा। मांस मदिरा का त्याग कौन सा आंदोलन पे किया गया था, तो ताना भगत आंदोलन। साथ ही साथ आदिवासी नृत्य पर भी पाबंदी की गई थी और झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया था। इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था स्वशासन की स्थापना करना। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कुरुख या फिर उरांव जनजाति का मूल धर्म है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि उरांव जनजाति का मूल धर्म क्या है, तो कुरुख धर्म। तो शुरुआती समय में ताना भगत आंदोलन को कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सज़ा दे दी गई, परंतु बाद में उसे शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और 1916 में जब जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सज़ा दी जाती है, लेकिन शांति बनाए रखने के शर्त पर जब उनको रिहा कर दी जाती है, तो जेल से रिहा होने के 2 महीने बाद ही जतरा भगत की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु का कारण जेल में उनको दी गई प्रताड़ना थी। जतरा भगत आंदोलन जो था वो आपका पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन में मांस खाने पे प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता शिबू भगत, तो शिबू भगत जो है वो आपका मांडर में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो शिबू भगत ने ताना भगतों को मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके परिणाम स्वरूप ताना भगत जो है वो 2 भागों में विभक्त हो गए थे। एक थे आपके मांस खाने वाला वर्ग, जिसको हम लोग जुल्हा भगत के नाम से जानते हैं, और दूसरा था शाकाहारी वर्ग, जिसको हम लोग अरवा भगत के नाम से जानते हैं। अरवा मतलब अरवा चावल खाने वाला। तो इस तरह से शिबू भगत के एक डिसीजन के कारण, मतलब मांस खाने की स्वीकृति प्रदान करने के कारण, ताना भगत के जो अनुयायी थे ये सभी 2 वर्ग में विभक्त हो गए। एक मांस खाने वाले वर्ग, जिसको हम लोग जुल्हा भगत के नाम से जानते हैं, और दूसरा शाकाहारी वर्ग, जिसको हम लोग अरवा भगत के नाम से जानते हैं। पहले तो ये आंदोलन आपका धार्मिक आंदोलन के रूप में था, लेकिन बाद में यह भी आपका राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। जैसा कि बिरसा मुंडा आंदोलन भी आपका पहले धार्मिक आंदोलन था, बाद में वह राजनीतिक आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी वैसा ही है। 1914 में प्रारंभ होने के बाद 2 साल के अंतराल में, मतलब 1916 के अंत तक इस आंदोलन का जो विस्तार है वो रांची के साथ साथ पलामू तक भी फैल गया था। ताना भक्तों ने पलामू के राजा के समक्ष स्वशासन प्रदान करने, राजा का पद समाप्त करने, भूमि कर को समाप्त करने तथा समानता की स्थापना की मांग रखी। तो ये सब ये सब जितने भी मांग है ये किसके समक्ष रखी गई थी, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। आंसर होगा आपका पलामू का राजा। क्या क्या मांग थी, तो स्वशासन प्रदान करने की मांग थी, राजा का पद समाप्त करने का मांग था, भूमि कर को समाप्त करने की थी तथा समानता की स्थापना की मांग रखी गई थी। राजा ने इन मांगों को अस्वीकृत कर दिया, जिसके कारण ताना भक्तों और वह राजा के समक्ष तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और इस आंदोलन का विस्तार आपका सरगुजा तक हो गया था। सरगुजा आपका छत्तीसगढ़ में है। और 1919 में छोटा नागपुर प्रमंडल में इस आंदोलन से जुड़े शिबू भगत, देविया भगत, सिंहा भगत, माया भगत व शुक्रा भगत इत्यादि लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन यह आंदोलन फिर भी जारी रहता है। ये नाम आपको याद नहीं रखने हैं। दिसंबर 1919 में तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी कर एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आह्वान किया। तो चौकीदारी कर और मालगुजारी ये 2 चीज़ देने से मना कर दिया। कौन, तो तुरिया भगत और जीतू भगत। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ताना भगत जो है वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से कब जुड़े थे, तो तृतीय चरण में। तो तृतीय चरण में ताना भगत
के अनुयायी जो है वो आपके महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दिए थे। और 1921 ईस्वी में ताना भगत जो जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, किसके नेतृत्व में? तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में। ये दोनों ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और इस दौरान ताना भगतों ने शराब की दुकानों पर धरना दिया, सत्याग्रह एवं प्रदर्शनों में अपनी भागीदारी दी और असहयोग आंदोलन को मजबूती प्रदान की। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ताना भगतों ने चरखा एवं खादी वस्त्रों का अनुसरण किया। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। महात्मा गांधी के अनुसार टाना भगत उनके सबसे प्रिय अनुयायी थे। ये आप याद रखिएगा कि टाना भगत जो है महात्मा गांधी के सबसे प्रिय अनुयायी थे। और टाना भगतों ने असहयोग आंदोलन के बाद 1922 के गया अधिवेशन और 1923 के नागपुर के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। तो 1922 और 1923 कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि आपका 1922 में गया में हुआ था और 1923 में नागपुर में। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया, मतलब अहिंसक तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। 1930 में सरदार पटेल के द्वारा बारदोली में कर ना देने का आंदोलन चलाया गया था, जिससे प्रभावित होकर टाना भगतों ने भी सरकार को कर देना बंद कर दिया गया था। तो ये पूछा जा सकता है, टाना भगतों ने सरकार को कर देना बंद कर दिया था तो किससे प्रभावित होकर? तो आपको याद रखना होगा सरदार पटेल जी के बारदोली में कर ना देने का जो आंदोलन चलाया गया था उससे प्रभावित होकर। और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये का उपहार प्रदान किया था। ये आपको याद रखना है। और ताना भगतों के विकास के लिए 1948 ईस्वी में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया था और 2017 में ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट पूरे इस चैप्टर का जो कि आपका है झारखंड में जनजातीय आंदोलन, इसका लास्ट टॉपिक जो है वो आपका हरि बाबा आंदोलन है, जिसे 1931 में चलाया गया था। जिसे आपका हरि बाबा के द्वारा चलाया गया। इनका दूसरा नाम जो है दुका हो, हरि बाबा उर्फ दुका हो। और कहाँ पे चला गया था? तो सिंहभूम क्षेत्र में। यह एक आपका शुद्धि आंदोलन था। तो ये सब आपको याद रखना होगा। हरि बाबा आंदोलन 1931 में चलाया गया सिंहभूम क्षेत्र में। किसके द्वारा? तो हरि बाबा के द्वारा, जिनका दूसरा नाम है दुका हो। मुख्य उद्देश्य इसका है शुद्धि आंदोलन, मतलब यह एक शुद्धि आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने हेतु संगठित करना था। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था और यह आंदोलन आपका गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। टाना भगत आंदोलन भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुआ बाद में, लेकिन ये आंदोलन आपका शुरू से ही गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। तो इस तरह से आपका झारखंड में जनजातीय आंदोलन का जो चैप्टर है वो पूर्णतः खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।